नमस्कार दोस्तों, मैं जनार्दन दीक्षित एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे वीडियो लेक्चर में, जहां पर हम बात कर रहे हैं सीटेट के लिए भाषा शिक्षण से संबंधित जो प्रश्न पत्र में प्रश्न आते हैं। 30 नंबर का जो उसमें एक टॉपिक रहता है भाषा, तो उस पर हम बात कर रहे थे। हमने पहले वीडियो में समझा था कि भाषा क्या होती है, भाषा के रूप और भाषा के विकास के जो 3 चरण थे, जिनको हमने जिज्ञासा, मैं एक बार लिख लेता हूँ फिर से रिवाइज हो जाएगा। जिज्ञासा, अनुकरण, जिज्ञासा, अनुकरण और तीसरा अभ्यास। ये क्या थे? ये 3 भाषा विकास के चरण हमने बताए थे। इन्हीं के माध्यम से कोई व्यक्ति, कोई बालक, कोई भी शिशु अपने माहौल में, अपने वातावरण में रहकर भाषा सीखता है। दूसरा, हमने आपसे बात किया था कि भाषा के रूप क्या होते हैं, उनकी इतनी आवश्यकता नहीं है। उनको आप अगर एक बार समझ लेंगे, बोली, राजभाषा, मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा, इनसे आपका काम चल जाएगा। और दूसरा हमने कहा था आपकी भाषा जन्मजात नहीं होती। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए मैंने दोबारा से भी लिख दी कि भाषा जन्मजात नहीं होती। अगर जन्मजात नहीं होती है तो भाषा कैसी होती है? भाषा जन्मजात नहीं होती तो भाषा अर्जित की गई होती है। उस बालक के द्वारा भाषा का अर्जन किया जाता है, तो भाषा अर्जित होती है, जन्मजात नहीं होती है। और तीसरा मैंने कहा था कि अगर बालक के अंदर जन्मजात भाषा नहीं होती है तो वो जन्म के बाद भाषा सीख कैसे लेता है? तो उसके अंदर, बालक के अंदर, उस बालक के अंदर भाषा सीखने की, भाषा अर्जन करने की, भाषा अर्जन करने की क्या होती है? जन्मजात शक्ति विकसित हो जाती है। जन्मजात शक्ति लेकर पैदा होता है और जन्मजात शक्ति लेकर ही वह जन्म लेता है। जन्मजात शक्ति होती है। अब इसमें कोई ये प्रश्न मत पूछने लगना कि जन्मजात शक्ति क्यों होती है, तुम्हें इससे कोई लेना देना नहीं। उसके अंदर जन्मजात शक्ति क्यों होती है, कुछ लोगों के अंदर जन्मजात शक्ति क्यों नहीं होती है, क्योंकि वो बहुत बड़े हो जाते हैं, उनको भाषा बोलनी ही नहीं आती है, वो जानते ही नहीं भाषा का क्रम क्या होता है। हम लोग कह देते हैं ये व्यक्ति जो है, किसी भी व्यक्ति का हम जजमेंट कर देते हैं भाषा के आधार पर, इसकी भाषा नहीं अच्छी है तो ये व्यक्ति बुरा है। लेकिन उस व्यक्ति की गलती नहीं होती है, किसी बालक की गलती नहीं होती है। अगर उसकी भाषा खराब होती है, उसमें सबसे बड़ी गलती होती है उस समाज की, जिस समाज में वो रह रहा होता है, क्योंकि बालक समाज से ही भाषा का ग्रहण करता है। हम में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो ग्रामीण क्षेत्र, ग्रामीण अंचल से आते होंगे, और अपने बचपन की भाषा और आज की भाषा को आप देखिए। जब आप सीटेट की परीक्षा देंगे बैठ करके, उस समय आपकी भाषा क्या है, और जब आप कक्षा 5 में किसी प्राथमिक विद्यालय में पढ़ते तब आपकी भाषा क्या थी। उसका सबसे प्रमुख कारण यही था कि आपके अंदर भाषा अर्जन करने की शक्ति तो थी, लेकिन आपके पास भाषा को विकसित करने का माहौल नहीं था, वातावरण नहीं था। जैसे जैसे व्यक्ति को वातावरण मिलता जाता है, उसका भाषाई विकास उसी तरह से क्रम में होता जाता है। तो ये 3-4 बिंदु बहुत महत्वपूर्ण हैं और इनसे प्रश्न खूब पूछे जाते हैं और फिर से पूछा जाएगा कि जिज्ञासा, अनुकरण और अभ्यास, ये भाषा विकास के चरण होते हैं। भाषा जन्मजात नहीं होती है। कोई ये नहीं कह सकता है कि मैं अगर अमेरिका में पैदा हो गया तो मुझे इंग्लिश ही आएगी। इस पे भी हम बात करेंगे अभी आने वाले बिंदुओं पे। भाषा अर्जित होती है। बालक जिस माहौल में रहता है, जिस वातावरण में रहता है, वहाँ से भाषा सीखता है, और भाषा को अर्जन करने की जो उसकी जन्मजात शक्ति होती है, उसी के माध्यम से वह भाषा को अर्जित करता है। अब हम दूसरे बिंदु पर अगर बात करें, अगर मातृभाषा को लेकर के, कि किसी बालक की मातृभाषा क्या होती है, और 2 बातें इसमें बहुत महत्वपूर्ण मिलती हैं। एक आपको मिलेगी मातृभाषा, और एक मिलेगी प्रथम भाषा। मातृभाषा और प्रथम भाषा। देखने में तो आपको ये दोनों चीज बहुत ही सामान्य लग रही होंगी और लग रहा होगा ये दोनों एक ही बात होती है, कि जो मातृभाषा होगी वही तो भैया प्रथम भाषा होगी। जहां जन्म ले लिया वहां की भाषा बोलने लगे, वहां प्रथम भाषा हो गई। लेकिन अब मैं कह रहा हूं, किसी बालक को, कोई बच्चा था, उसका जन्म हो रहा है आगरा में, जहां ब्रजभाषा का बहुत अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है। उसका जन्म आगरा के किसी जिला चिकित्सालय में हो गया, और जन्म के बाद उसको तुरंत लेकर के हम चले गए कहां पर, या जन्म के तुरंत बाद नहीं लेकर जा रहे हैं, उसको 1 साल बाद, लगभग 7-8 महीने का उसको वहीं आगरा में रखा, और उसके बाद हम लेकर चले गए गुजरात। जब एक बालक को, आगरा में पैदा हुआ बालक जो है, गुजरात में पहुंचेगा, तो वो जब भाषा बोलने की
अपने चरण में होएगा, वो उस स्थिति में होएगा कि अब मुझे भाषा का प्रयोग करना है, तब वो गुजरात में होएगा। तो पैदा तो हुआ आगरा में, पहुंच गया गुजरात में, तो उसकी मातृभाषा तो ब्रिज हो जाएगी, लेकिन उसकी जो प्रथम भाषा गुजराती ही बनेगी। इसलिए इस बात को ध्यान रखना कि कभी भी मातृभाषा और प्रथम भाषा अगर ऐसा कहा जाए कि क्या बालक की मातृभाषा है वही प्रथम भाषा होगी, बिल्कुल हो सकती है। क्या मातृभाषा प्रथम भाषा नहीं हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती है। तो दोनों बातों के लिए तैयार रखना कि इस बात को मातृभाषा और प्रथम भाषा, मातृभाषा और प्रथम भाषा सदैव, मातृभाषा और प्रथम भाषा सदैव एक समान होंगी, एक समान होंगी, ऐसा मातृभाषा और प्रथम भाषा सदैव एक समान होंगी ऐसा आवश्यक नहीं है, ऐसा आवश्यक नहीं है। किसी बालक की जो मातृभाषा है क्या वो प्रथम भाषा होगी ऐसा कोई जरूरी नहीं होता, जिसका हमने कारण बताया। इसी प्रकार बालक को तो छोड़ दो, अगर किसी व्यक्ति की मातृभाषा हिंदी है और उसको ले जाकर के आपने डाल दिया किसी साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में, तो उसकी भाषा वहाँ की तमिल, तेलुगु, जो भी वहाँ की भाषा बोली जाती है वो वहीं की भाषा को अपने अंदर अर्जित कर लेगा। तो इस प्रकार अगर ये कहा जाए कि क्या प्रथम भाषा ही मातृभाषा होती है, बिल्कुल हो सकती है। मैंने लिखा है सदैव एक समान नहीं होती। हाँ, सदैव पर थोड़ा गौर करना, और आपकी सहजता के लिए मैं इसको और क्लियर करके लिख देता हूँ। सदैव पर गौर करना, सदैव एक समान नहीं होती है। फिर कब एक समान होती है? हो भी सकती है, या यहाँ नहीं लिखे, आगे लिखते हैं। सदैव एक समान होगी ऐसा आवश्यक नहीं है। मातृभाषा और प्रथम भाषा, मातृभाषा और प्रथम भाषा, मातृभाषा और प्रथम भाषा एक समान हो भी सकती हैं, एक हो भी सकती हैं। अब ये कब हो सकती हैं? ये ऐसे हो सकती हैं, मैं पूरा उदाहरण तो नहीं लिखूंगा, लेकिन आपको एक संकेत बना दूंगा कि कानपुर का बालक कानपुर में ही रहा, तो उसकी इस स्थिति में जो मातृभाषा और प्रथम भाषा समान हो जाएगी, और प्रथम भाषा एक हो सकती है एवं अलग अलग भी हो सकती हैं, अलग अलग भी हो सकती हैं। अब अलग अलग कैसे हो जाएंगी? अगर उसी कानपुर के बालक को जो तुमने कानपुर में रोक लिया था ना, उसको थोड़ा घूमने भेज दो गुजरात में। अगर कानपुर में पैदा हुए किसी बच्चे को आप कानपुर में रखेंगे तो उसकी प्रथम भाषा और मातृभाषा एक समान हो जाएंगी। जिस भाषा में पैदा हुआ उसी भाषा को बोलना शुरू कर देगा। लेकिन अगर उसको आप कानपुर से उठा के गुजरात शिफ्ट कर देते हैं तो उसकी प्रथम भाषा गुजराती हो जाएगी और मातृभाषा तो उसकी कानपुर रहेगी ही रही, या कानपुर की खड़ी बोली जो बोली जाती है वो रहेगी। तो आपने यहाँ पे देखा कि मातृभाषा और प्रथम भाषा में क्या अंतर होता है। तो इस बात को हम यहाँ स्पष्ट कर देंगे कि किसी बालक की मातृभाषा और प्रथम भाषा एक समान हो सकती है और एक समान नहीं भी हो सकती है। मैं बार बार इस बात को इसलिए दोहराता जाता हूँ कि जितनी अधिक बार आप इस बात को सुनेंगे उतना ही आपके मस्तिष्क में वो अच्छी तरह से बैठता जाएगा, आपकी स्मृति में स्टोर हो जाएगा। अब जब मैंने यहाँ स्मृति शब्द ले ही लिया है, हम थोड़ी स्मृति पर भी बात कर लेते हैं जो भाषा से संबंधित बात होगी। अगर आपसे कोई ये पूछ दे कि एक बालक है और वो बोल रहा है भाषा, वो प्रयोग कर रहा है इस जिस भी वातावरण में रह रहा है, जिस माहौल में रह रहा है वहाँ की भाषा बोल रहा है, तो जो बालक होता है उसकी जो भाषा का विकास होता है वो किस स्तर पर होता है? स्मृति के आधार पर होता है या समझ के आधार पर होता है? मैं यहाँ लिख लूँ भाषा का विकास। भाषा का विकास किस स्तर पर होएगा? स्मृति, पहला स्मृति से और दूसरा समझ से। स्मृति से होगा या समझ से होएगा? भाषा का जो विकास होएगा स्मृति से होगा। और ये किस स्तर पर? प्रारंभिक अवस्था में, जब बालक बिल्कुल छोटा सा है और वो भाषा को सीखना शुरू कर रहा है, जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है उसको भाषा सीखने की, तो प्रारंभिक अवस्था में,
प्रारंभिक अवस्था में जो भाषा का विकास होएगा वो स्मृति से होएगा या समझ से होएगा, तो यहाँ हमेशा टिक करेंगे आप कि उसके अंदर भाषा का जो विकास स्मृति से होएगा, समझ से नहीं होगा, क्योंकि बालक के अंदर समझ पैदा नहीं होती है। अगर उसको कह दिया जाए कि एक व्यक्ति सामने आया, उससे कह दिया ये तुम्हारे पापा हैं, तो हमेशा उस व्यक्ति को देखकर वो अपने अंदर एक कॉन्सेप्ट डेवलप कर लेता है कि ये व्यक्ति मेरा पापा है। तो वो उसको पापा को समझ से नहीं बताएगा, वो स्मृति से बताएगा। स्मृति इस प्रकार भी बता सकता है, वो कभी कभी अपने चाचा को पापा बोल देता है, कभी अपने पापा को चाचा बोल देता है। ये सभी कारण इसीलिए बनते हैं कि उस समय उसकी स्मृति स्तर जो होता है वो विकसित हुआ होता है, और प्रारंभिक स्तर में जो वो भाषा सीखता है वो भी स्मृति से ही सीखता है। तो और इसको समझाना आवश्यक नहीं, मेरे ख्याल से इतना बहुत है। अगर दूसरा उदाहरण भी दूं, समझ से अगर होगा, तो समझ से अगर किसी चीज़ को सीख रहा है तो वो कहेगा हमारे पिताजी हैं, मेरे पापा के लंबे बाल हैं, लंबे हैं, ऊंचे हैं, मोटे हैं, तो वो इन चीज़ों में उनको डिफ्रेंशिएट कर देगा। लेकिन वहीं हमारे जो चाचा हैं वो पतले हैं, थोड़े से कम लंबे हैं, उनके बाल छोटे छोटे होते हैं, तो ये समझ के आधार पर अपने दिमाग में वो कॉन्सेप्ट बना लेगा। लेकिन स्मृति के आधार पर जब वो ये चीज़ें सोचता है तो उसको सिर्फ हर व्यक्ति अपना पापा ही दिखाई देगा, जिनका कद उनके समान दिखाई देता हो। इसी प्रकार अगर उससे कह दिया जाए कि गाय के 4 पैर होते हैं, 2 कान होती हैं, 1 पूंछ होती है, और उसको गाय को दिखाया ना जाए, तो उसके दिमाग में, उसकी स्मृति में, उसकी मेमोरी में ये चीज़ स्टोर हो जाएगी कि 4 पैर, 2 कान और 1 पूंछ का मतलब गाय। तो उसके सामने अगर बंदर भी लाओगे तो बंदर को भी वो गाय ही समझेगा, क्योंकि वहाँ पर अभी समझ विकसित नहीं हुई है, वो सिर्फ स्मृति में ला रहा है चीज़ों को। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भाषा का जो विकास होता है वो स्मृति से होता है, ना कि समझ से होता है। तो ये छोटे छोटे बातें हैं, बिंदु हैं, इनके बिंदुओं के माध्यम से ही आप समझिए, और यहीं से प्रश्न आता है, सीधा यहीं से लिखा हुआ आपको प्रश्न पत्र में मिल जाएगा। अगर हम पूछें आपसे, कि आपसे पूछा जाए, कोई प्रश्न आ जाए कि एक घर में जुड़वा बालक हुए, एक घर में 2 बालक पैदा हुए, वो एक ही समान थे, या 1 साल के अंतर पर पैदा हुए बालक अच्छे बन गए दोनों, तो एक ये ए बालक पैदा हुआ, ये बी बालक पैदा हुआ, और दोनों एक दूसरे से बात करेंगे, भाई भाई हैं तो बात तो करेंगे ही, भले वो चाचा का एक लड़का हो, एक उसके बड़े भाई का बच्चा पैदा हुआ हो, दोनों एक ही साथ रहते हो। कुल मिलाकर बात इतनी सी है कि 2 बालक एक वातावरण में रह रहे हैं, तो उनके ऊपर भाषा का क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, अब इस बालक की बात करते हैं। ए, इसने पापा को बोला, इसने बोला पापा से पप्पा, और इसने देखा, मैंने आपसे अभी एक बात बोली थी, भाषा विकास के चरण जो होते हैं, जिज्ञासा होता सबसे पहला, तो उसकी तो बात छोड़ दो, जिज्ञासा सबसे प्रमुख और पहला होता है। इसके बाद जो दूसरा चरण में जो प्रमुख होता है भाषा के लिए, वो होता है अनुकरण, क्योंकि बालक जो है भाषा अनुकरण से सीख रहा है। तो जब इसने इस बालक को देखा कि पापा को पप्पा बोल रहा है, तो इसने भी अनुकरण से सीखा कि मैं भी पापा को पप्पा बोलूँगा, पापा को पप्पा बोलूँगा। इसी प्रकार इस लड़के ने रिक्शा था, वो रिक्शा को खड़ा देख करके रिस्का बोल रहा उसको, रिस्का, तो ये बालक भी उसको देख करके रिस्का ही बोलेगा, रिक्शा नहीं बोल सकता। अगर किसी घर में, किसी समाज में 2 बालक एक समान उम्र के या थोड़े बहुत कम ज़्यादा उम्र के रह रहे हैं, तो उनके ऊपर भाषा का जो है नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। उनके भाषा विकास की जो गति होती है वो धीमी पड़ जाती है, और वो भाषा को समझने में उनको तकलीफ होती है। तो इस बात को अगर हम लिखें एक लाइन में कि भाषा में, ये प्रश्न पिछली बार पूछा भी गया था, क्योंकि मैंने पेपर दिया था जब पिछली बार, तो यही प्रश्न आया था कि अगर घर में जुड़वा बच्चे हैं तो उनके ऊपर भाषा का कैसा प्रभाव पड़ेगा, तो नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। जुड़वा बच्चे होने पर, जुड़वा या सम उम्र, अब सम उम्र का मतलब ये नहीं कि 3 महीने का ये तो ये भी 3 महीने का होना चाहिए, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, इस प्रकार 1 साल का अंतर हो सकता है। जुड़वा या सम उम्र के बच्चों को यदि एक साथ रखा जाए तो वे भाषा का अनुकरण करेंगे, भाषा का अनुकरण करेंगे, जिससे, तो वे भाषा का, इसमें ब्रैकेट में लिख लेते हैं, एक दूसरे की,
एक दूसरे की भाषा का, वे एक दूसरे की भाषा का अनुकरण करेंगे, जिससे भाषा विकास भाषा का विकास भाषा का विकास प्रभावित नकारात्मक रूप से प्रभावित होगा, नकारात्मक रूप से प्रभावित, चलिए इनकी भी खत्म हो गई, प्रभावित होगा। अगर दो बच्चों को एक साथ एक जगह पर रख दिया जाएगा तो उनके ऊपर जो भाषा का प्रभाव पड़ेगा वो नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा उनको आपस में ही। इसीलिए कहा जाता है कि जब बालक छोटी उम्र में होते हैं, बाल्यावस्था में होते हैं, तो गालियां देना बहुत सीख जाते हैं। अब इसका कारण क्या होता है, और अक्सर घर में आपने कहते सुना होगा कि घर में कोई छोटा बच्चा है तो कहेंगे भैया उसके अगर एक बच्चा 10 साल का है, दूसरा 12 साल का है, तो हमेशा ये ध्यान रखा जाएगा ये 10 वाला 12 वाले के साथ में खेलने ना निकल जाए। 12 साल का बच्चा थोड़ा सा बदतमीज हो जाता है बड़ा होकर के, तो वो गाली गलौज करना शुरू कर देता है। अब अनुकरण की प्रवृत्ति के कारण जो दूसरा बालक है वो भी उसको देखकर गालियां देना सीख जाता है। तो जब गाली देना सीख जाता है, इसीलिए उनके ऊपर ये भाषा का एक नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। उसी प्रकार के छोटे बच्चों में बात की जाए, वो अपने बाबा को अगर बीड़ी पीते देखता है तो गली में पड़ी हुई बुझी हुई बीड़ियों को उठाएगा और पिएगा। ये क्यों हो रहा है? अनुकरण के कारण होता है। ये तो उसकी गत की अनुकरण हो गया, लेकिन यही चीज़ बिल्कुल भाषा के बारे में भी सही साबित होती है। तो हमने आज बात करी भाषा जन्मजात और अर्जित होने पर। दूसरी बात करी प्रथम भाषा और मातृभाषा। तो हमने बताया कि मातृभाषा और प्रथम भाषा सदैव एक समान होंगी, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। इसी प्रकार भाषा जो होती है, बालक जो होता है भाषा अर्जित करने की प्रवृत्ति को लेकर पैदा होता है। उसके अंदर भाषा अर्जित करने की प्रवृत्ति जन्म से होती है, जबकि भाषा जन्मजात नहीं होती है। वह जिस वातावरण में रहता है, जिस माहौल में रहता है, जिस एनवायरनमेंट में रहता है, वहाँ की भाषा को देख करके आगे बढ़ता है। इसी प्रकार अगला बिंदु हम देखेंगे भाषा अर्जन और भाषा अधिगम। इस पर हम छोटी सी बात करेंगे, उसके बाद डिटेल्ड कल की वीडियो में समझेंगे भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर क्या रहता है। चलिए लिख लेते हैं भाषा अर्जन और भाषा अधिगम। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम। अर्जन का मतलब होता है अर्जित करना, जो व्यक्ति स्वयं से अर्जित करता है। जैसे अतीक अहमद की संपत्ति बोले, अतीक अहमद ने 1000 करोड़ की संपत्ति अर्जित कर ली, खुद से बना ली उसने। तो अर्जित का एक्वायर करना, इकट्ठा करना लिख सकते हो इसको आप, इकट्ठा करना। इकट्ठा करना, ये इकट्ठा करना एकदम उचित शब्द नहीं है, लेकिन आपकी सहजता के लिए मैंने लिख दिया इकट्ठा करना। अधिगम का मतलब क्या हो जाता है? लर्निंग। और जहां लर्निंग आ जाए वही दुख भरी कहानी शुरू हो जाती है। मतलब यहाँ पर तुमको सिखाया जाएगा, मारा जाएगा, कूटा जाएगा, सिखाया जाएगा, कुल मिला किसी भी तरह से रटवाया जाएगा कि तू रट ले। जो कि भाषा अधिगम की प्रक्रियाएं करी जाती है विद्यालयों में, कि संस्कृत में रूप रट लिए, उसका अनुवाद करना रट लिया, सब कुछ रट लो, सब कुछ रटते जाओ और ये धीरे धीरे तुम्हारा भाषा अधिगम हो जाएगा। वही भाषा अर्जन जो होता है, भाषा अर्जन भाषा को इकट्ठा करना होता है। मैंने थोड़ा यहाँ से उठाया, थोड़ा यहाँ से उठाया, अपने पापा को बोलते सुना, मम्मी को बोलते सुना, दादी की बातें सुनी, उन सब की चीज़ों को बालक अपने साथ इकट्ठा कर लेता है। इसे कहते हैं भाषा अर्जन। और इस प्रकार की अर्जित की हुई भाषा को हम कहते हैं अर्जित भाषा। लेकिन भाषा अधिगम जो होता है, भाषा अधिगम इससे ठीक विपरीत होता है। भाषा अधिगम कभी घर पे नहीं होता। भाषा अधिगम एक माहौल में, एक नियंत्रित परिस्थिति में किया जाता है। तो भाषा अर्जन और अधिगम में कुछ 4 से 5 बिंदु हैं, इन पर हम कल बात करेंगे। अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि भाषा अर्जन जो होता है ये बालक जन्मजात स्वयं करता है, लेकिन भाषा अधिगम उसको एक परिस्थिति में रख करके करवाया जाता है। इसके सबसे अच्छे उदाहरण आपको मिलेंगे भाषा के जो स्कूल होते हैं। आप इंग्लिश स्पीकिंग की क्लास सीखने जाते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग की जो क्लासेस होती हैं, वहाँ पे क्या कराया जाता है? वहाँ पे भाषा का अधिगम कराया जाता है। और जो आपका समाज होता है, सोसाइटी, वहाँ पे भाषा का अर्जन होता है। आपने 4 लोगों को एक जगह बैठ के इकट्ठे होकर बातें करते हुए सुना। आपने 1 दिन सुना, 2 दिन सुना, 3 दिन सुना, 4 दिन सुना, और आपने उनकी चीज़ों को, शब्दों को इकट्ठा करना
शुरू कर दिया और 5 मिनट में जाकर के आपने स्वयं बोल दिया, ये हो गया भाषा अर्जन। जबकि भाषा अधिगम में आपको नियम बताए जाएंगे, आपको रटने के लिए कहा जाए, क्रियाएं याद करिए, सहायक क्रियाएं याद करिए, किस रूप में हो तब ऐसा होता, ये सब चीज़ों को आपको एक साथ इंटीग्रेट करके पढ़ना पड़ेगा और उसका बड़ा नियंत्रित माहौल होगा। तो चलिए लिख लेते हैं थोड़ा, भाषा का अधिगम जो नियंत्रित माहौल में किया जाता है, नियंत्रित परिस्थिति में, जबकि भाषा का जो अर्जन होता है इसके लिए कोई नियंत्रित परिस्थितियां नहीं होती हैं, अनियंत्रित परिस्थितियों में। भाषा का जो अर्जन होता है अनियंत्रित परिस्थितियों में होता है और भाषा का जो अधिगम होता है वो नियंत्रित परिस्थितियों में होता है। तो हम भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के लिए एक पूरा वीडियो बनाएंगे जिसमें हम आपको भाषा अर्जन और भाषा अधिगम पे ही बात करेंगे। यहाँ अब हम अंत में एक छोटे से बिंदु पर बात कर लेते हैं और उसके बाद हम आपसे लेते हैं विदा और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर किसी घर में, चलिए इस तरह से इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। ये है विश्वविद्यालय, लखनऊ यूनिवर्सिटी, और ये किसी का घर है, वो रह रहा है, चलिए आजमगढ़ ही ले लेते हैं, आजमगढ़ में रह रहा है वो लड़का, आजमगढ़ में, और उसने आजमगढ़ से लखनऊ आया पढ़ने के लिए और उसने विश्वविद्यालय में दाखिला ले लिया, लखनऊ विश्वविद्यालय में। और एक बच्चा वहीं से आ रहा है, मान लीजिए रहने वाला है झांसी का। अब झांसी से एक कन्या आई और उसने एडमिशन ले लिया लखनऊ विश्वविद्यालय में, उसने भी ले लिया। दोनों ने यहाँ पर पढ़ाई शुरू करी, पढ़ाई करते करते दोस्त बने, दोस्त से वो कब पति पत्नी बन गए उनको पता ही नहीं चला। उनने अपनी नई एक पढ़ाई शुरू करके दोनों ने शादी कर ली। और शादी ये किसके बीच में हुई है? ये लड़का लड़के के बीच में नहीं, ये आजमगढ़ और झांसी के बीच में। आजमगढ़ के रहने वाले एक लड़के ने झांसी की कन्या से विवाह कर लिया पढ़ाई करते करते, क्योंकि डीएलएड में दोनों की एक साथ में ही टीचिंग हुआ करती थी, तो बेचारा साथ में लेकर जाता था, तो सोचा चलो शादी कर लेते हैं, आराम हो जाएगी, दोनों नौकरी करेंगे मास्टर बन के। अब हुआ क्या, जब शादी हुई तो शादी के बाद जाहिर सी बात है भैया संतति होएगी, बच्चे पैदा होंगे, तो उनको एक बढ़िया प्यारा सा लड़का पैदा हो गया। अब बताइए इस बालक के ऊपर भाषा का क्या प्रभाव पड़ेगा? ये जो आजमगढ़ और झांसी का मिक्सचर पैदा हुआ है इसके ऊपर भाषा का क्या प्रभाव पड़ेगा? अब देखिए कैसे प्रभाव पड़ेगा। आजमगढ़ में उसका बाप कह रहा है कुत्ते से कह रहा है कुकुर, ठीक है। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, समझ लीजिए, जितना मजाक में बता रहा हूं इतनी मजाक की है नहीं। इससे प्रश्न अगर आएगा तो लटक जाओगे अच्छे से। अगर उसने कहा कुत्ते से कुकुर कहना शुरू किया, बिल्ली को बिलार कहता है, बिल्ली को बिलार कहता है, ठीक है, गड्ढे से गढ़ा कहता है, गड्ढे से गढ़ा कहता है, दूरी से कहता है लंबे हो लो, दूरी से कहता है लंबे हो लो। जैसे हम लोग जाते हैं ना कि बोले यहाँ पे ईंट पड़ी है तो दूर हो जाओ, तो वो कह रहा लंबे हो लो, यहाँ ईंट पड़ी चोट लग जाएगी। वहीं ये कन्या बेचारी झांसी की रहने वाली है, इसका बिल्कुल ऐसा बदला हुआ पड़ा है, ये बिल्कुल जो उसका फ्लुएंट है बोलने का। अब मुझे तो बुंदेलखंड के शब्द आते नहीं है, लेकिन फ्लुएंट इसका एकदम से बदला हुआ मिलेगा। आए हैं, अब वो कहेगा आयत हैं, वो कहेगा आवत हैं, वो कह रही हैं आए हैं, ये कह रहे हैं जायत हैं, ये कहें जय हैं। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि दोनों की भाषाओं में बहुत विसंगतियां पाई जाएंगी। अब बचा ये बेचारा छोटा सा बच्चा, ये बच्चा छोटा सा, पापा ने कहा बिलार दूध पी गई, लेकिन मम्मी अंग्रेजी से पढ़ी थी, मम्मी बोली कैट मिल्क को ड्रिंक कर गई। इनने कहा कैट, इनने कहा बिलार, ये बेचारा चक्कर में पड़ गया। ये चक्कर क्या है कैट बिलार का, उसको पल्ले नहीं पड़ रहा कि मैं कैट कहूँ या बिलार कहूँ। अब उसके अंदर एक कॉन्सेप्ट बन गया, हो सकता है भैया मम्मी के पास जो आती हो वो कैट हो, पापा के पास आती हो वो बिलार हो, दोनों जानवर अलग अलग पैदा हुए हो। तो इस प्रकार से आप देखेंगे अगर पिता और माता अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग भाषाई परिवेश के रहने वाले हैं तो उनके होने वाले बच्चों पर भाषा का बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है और उनकी भाषा बहुत बुरी तरह से प्रभावित होती है।
उनके अंदर भाषाई विकास बहुत अच्छे से नहीं हो पाता है। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि कभी भी ऐसे बच्चे जिनकी माता एक अलग भाषाई परिवेश की रहने वाली है, पिता दूसरे भाषाई परिवेश से रहने वाले हैं, तो उनकी जो भाषा होती है वो तीसरी भाषा के रूप में निकल आती है। पता चला वो आजमगढ़ और झांसी का मिक्सचर जो निकला है, वो आजमगढ़ की आधी तो वो पूर्वांचल की भाषा बोल रहा है, आधी वो बुंदेलखंड की, दोनों मिला के उसने एक नई भाषा सृजित कर दी। तो इस प्रकार के बच्चों को अगर कहा जाए तो किस प्रकार से पढ़ाना चाहिए, इनको एक ऐसी भाषा देनी चाहिए जो कॉमन भाषा हो, जो उसके पिता भी समझते हो, उसकी माता भी समझती हो, ना तो वो पूर्वांचल की हो ना वो बुंदेलखंड की हो। तीसरी भाषा का जो कॉन्सेप्ट होता है ऐसे बच्चों के लिए बहुत कारगर साबित होता है। तो हम ये जाने कि अगर दो माता पिता किसी भी बालक के अलग अलग भाषाई परिवेश से आते हैं तो उसके बालक की भाषा बहुत नकारात्मक रूप से प्रभावित होएगी और उसका जो भाषाई विकास होएगा अन्य बच्चों की अपेक्षा बहुत कम और धीमा होएगा। तो हमें इससे बचने के लिए क्या करना है, क्योंकि हमने समस्या तो बता दी, उसका समाधान क्या होता है। तो हमें उससे बचने के लिए यही करना है कि माता और पिता को अपनी एक बीच की भाषा, एक कॉमन लैंग्वेज डेवलप करनी पड़ेगी। वो हिंदी हो सकती है, वो अंग्रेजी हो सकती है, वो कन्नड़, मलयालम, गुजराती, तमिल, तेलुगु, कोई भी भाषा हो सकती है। वो ऐसी भाषा हो, माना कि जो ये आजमगढ़ और झांसी का कपल था, इन दोनों को रहना पड़ रहा है इस समय राजस्थान में। ये दोनों राजस्थान में रह रहे हैं, तो ये अपनी पूर्वांचल की भाषा का त्याग कर दें। इनकी जो पूर्वांचल की भाषा ये इसको छोड़ दें, इनकी झांसी की बुंदेली भाषा ये इसको छोड़ दें, और राजस्थान में बालक जहाँ रह रहा है, जिस क्षेत्र में रह रहा है, वहाँ की जो सामान्य भाषा है उसको ये भी ग्रहण करें, उसको ये भी ग्रहण करें। और जो बालक है उसको वो समाज मिलेगा, वो क्षेत्र मिलेगा, वो वातावरण मिलेगा जहाँ वो अपनी भाषा को विकसित कर पाएगा और उस राजस्थानी भाषा में परिपक्वता को हासिल कर पाएगा। तो हम इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। हम अगले वीडियो में बात करेंगे भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के सिद्धांतों को लेकर के, उनके नियमों को लेकर के, और इस प्रकार धीरे धीरे हम 10 से 15 दिन में सीटेट में जो हिंदी भाषा वाला टॉपिक होता है इसको पूरा कवर कर लेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।